हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए पूरे 5 नहीं, पूरे 6 सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे 6 सब्जेक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि सेकंड भाषा में आप लोगों की इंग्लिश भी होती है, संस्कृत भी होती है, तो सारे सब्जेक्ट हम लोग एक साथ यहाँ पे देखेंगे। जिस तरीके से आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, सेम वैसे ही मूड बना करके आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा, बिना हेजिटेशन को, बिना इधर उधर दिमाग किए। कहने का मतलब फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो चलिए, आप लोग आ चुके हैं। नेटवर्क बहुत गड़बड़ है, सुबह से परेशान रखा है इसने, तो किसी तरीके से कनेक्ट हो पाया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप सभी की स्क्रीन पे, जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं आप लोग जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया, एक लाइक और एक शेयर, फटाफट से आते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की अंतरदर्शन विधि से संबंधित सत्य कथन आपको चुनना है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? शिक्षा मनोविज्ञान की अंतरदर्शन विधि से संबंधित सत्य कथन आपको बताना। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अंतरदर्शन विधि ये आत्मनिरीक्षण या स्वनिरीक्षण की विधि है। इस विधि से व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में, इस विधि से व्यक्ति को अपने व्यवहार का प्रत्यक्ष, तत्काल या वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन भी कर लेता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अंतरदर्शन विधि के प्रतिपादक कौन थे? इसका प्रतिपादन किसने किया? अंतरदर्शन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम वुंड साहब ने और टिचेनर। अंतरदर्शन विधि के प्रतिपादक विलियम वुंड और टिचेनर थे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किशोरावस्था से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? किशोरावस्था से संबंधित सत्य कथन आपको बताना है। यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 2, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। एडोलेसेंस भी कहते हैं, किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। अत्यधिक संवेगात्मक उथल पुथल और तनावग्रस्त होने की अवस्था के कारण कुछ मनोवैज्ञानिक इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। और किशोरावस्था का काल 12 से 18 वर्ष, आप सभी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल है। शिक्षा शास्त्री जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है लगभग 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा ये। क्लियर है? संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कितनी बार, बहुत बार हम बता चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, अनेक बालक बालिका का भाषा विकास उनकी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफी देरी से होता है। इसे क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, विलंबित भाषा। इसे हम विलंबित भाषा कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, बचपन मनुष्य की पूर्णता का आभास उसी प्रकार कराता है। बचपन मनुष्य की पूर्णता का आभास उसी प्रकार कराता है जैसे सुबह की रौनक से दिन का आभास होता है। ये कथन किसका है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए, मिल्टन का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य को पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य को पहचानिए। यहां पे आपको असत्य को पहचानना, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6,
ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? यही सही हो जाता है, यही ऑप्शन आपका है असत्य। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सरकार के शिक्षा संबंधी सलाहकार निकायों में सबसे महत्वपूर्ण और नवीनतम निकाय है। यही आपका कथन असत्य है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये ऑप्शन सही होगा। और सारी चीजें आपकी बी, सी और इवन यहाँ पे देखिए डी, तीनों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए जो सत्य है। क्यों? क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है तीनों विकल्प से। अब यहाँ पे आपको बताते हैं ये असत्य कैसे है, इसका सत्य क्या होना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सरकार के शिक्षा संबंधी सलाहकार निकाय में से सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीनतम निकाय है। नवीनतम निकाय यहाँ पे लिखा है, सबसे प्राचीनतम निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी और वर्ष 1923 में यह विघटित हो गया था और फिर इसे वर्ष 1955 में पुनः लागू किया गया था। और अन्य सभी कथन सही है, बस यही कथन असत्य है और इसका सत्य क्या होगा मैंने आपको बताया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की आवश्यकताओं को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? बच्चों की आवश्यकताओं को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? थोड़ा सा ब्लर हो गया लेकिन फिर भी हम आपको ऑप्शन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 7 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी कारक बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। वंचन, मिलनी, माता पिता से वंचित रहना आवश्यकताओं के विकास को बाधित करता है। ठीक है, पूर्ववर्ती अधिगम, प्रत्याशा और निर्भरता, ये सभी विकल्प में सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस प्रक्रिया में बालक किसी वस्तु समुच्चय में संबंधात्मक भिन्नताओं का प्रेक्षण करता है और भिन्नताओं के आधार पर उन्हें श्रृंखलाबद्ध करता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? किसी वस्तु समुच्चय में संबंधात्मक विभिन्नताओं का प्रेक्षण करता है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, अलग अलग वस्तुओं को ये देखता है और उसी भिन्नताओं के आधार पर जो अलग अलग वो हैं उसी आधार पर उनको श्रृंखलाबद्ध करता है, कैटेगराइज करता है, बांटता है। क्या कहलाएगा? तो ये क्रमबंधन कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, श्रृंखलाबद्ध करना, क्रम से करना, श्रृंखला से करना, तो आपका ये कहलाएगा क्रमबंधन कहलाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे में भाषाई क्षमता का विकास उसके बौद्धिक विकास में होने वाले संवेदी प्रेरक काल के पश्चात ही प्रकट होता है। ये उपरोक्त कथन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये आप सभी जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ये पियाजे। भाषाई क्षमता का विकास उसके बौद्धिक विकास आया तो आप पियाजे पे तुरंत टिक करेंगे। ठीक है, चॉम्स्की ने भाषा पे अपना विचार दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा भाषा जो ग्रहण करने की युक्ति है वो जन्मजात मानसिक संरचना है। आपके जन्मजात मानसिक संरचना में फिट होती, मतलब जन्मजात आप उसे लेकर के पैदा होते हैं। ये उन्होंने कहा भाषा पे मेनली इन्होंने विचार दिया चॉम्स्की ने। भाषा अभिग्रहण युक्ति तो जन्मजात मानसिक संरचना है, ये इनका कथन है यही। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। अब नीचे यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है, तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 को सुमेलित करते हैं बिना ऑप्शन देखे। ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा छोटा सा दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 प्रतिभाहीनता, यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन सही होगा, प्रथम 5 वर्ष। फिर उसके बाद है परायत्तता, ये जो भी आप्त वचन, इतनी क्लिष्ट हिंदी लिखी है। क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे इसको छोड़िए, लास्ट में मिलाते हैं। ये परायत्तता, पारस्परिकता, यहाँ तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा? पारस्परिकता 9 से 13 वर्ष, ये सही हो जाएगा ये। और ये किशोरावस्था का ऑप्शन ये हो जाएगा 13 से 18 वर्ष। जो बच रहा है उसको आप मिला दीजिए यहाँ 5 से 8 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आपका देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा सही होगा? यहाँ पे 10 का इस तरीके से लग रहा है डी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे खेल द्वारा शिक्षा पद्धति में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? खेल द्वारा शिक्षा पद्धति में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा?
ये सभी हैं। ह्यूरिस्टिक भी है, नाट्य प्रणाली, बालचर प्रणाली, सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है। अच्छा, एक चीज और बताए, शिशु की शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसे जाता है? खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसे जाता है? ये कार्लवेल कुक को जाता है। किसे जाता है? कार्लवेल कुक को जाता है। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन शब्द का तात्पर्य क्या है? इसे आप सभी जान रहे हैं। किंडरगार्टन शब्द का तात्पर्य, क्वेश्चन नंबर 12, उद्यान से है। किंडरगार्टन विधि की स्थापना किसने की थी? जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे फ्रॉबेल महोदय ने, उन्होंने किंडरगार्टन की स्थापना की थी और इसका मतलब है उद्यान। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका प्रयोग किसने किया था? किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? इसका प्रयोग किया था वाइगोत्स्की ने किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा गया। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 13 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, सी। मनुष्य की वास्तविक क्षमता और कार्यकारी विकास स्तर के मध्य का अंतर, जो वास्तविक क्षमता है और कार्यकारी विकास स्तर के मध्य का अंतर, इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का नाम दिया। ठीक है, जो कि मानसिक कार्यों पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य को चुनिए। असत्य को आपको चुनना है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14। 14 का यहां पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी, आनुवांशिक उपागम, एडलर। ठीक है, आनुवांशिक उपागम का संबंध वेलर और चार्ल्स से है। किससे है? वेलर और चार्ल्स से है। ठीक है, एडलर का संबंध किससे है? मनोसामाजिक उपागम से। और सारी चीजें सही है। आध्यात्मिक उपागम टैगोर, गांधी, अरविंद सही है। मनोव्यक्तिक, ये मनोव्यक्तित्व उपागम, ये रोजर्स और मैस्लोनी का है। सामाजिक अधिगम उपागम कुली और स्किनर का, ये सही है। 14 का ऑप्शन आपका बीच सही हो जाता है और इसमें आपको मैंने दोनों चीजें बता दी कौन किससे संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, विकल्प सभी नहीं दिख रहा है क्लियर यहाँ पे, तो विकल्प आपको दिखना चाहिए। ये रहा, तर्क, अनुमान, वाचिक, प्राकल्पना, आदर्शवादी चिंतन, दूसरों के साथ सहयोग, अनुपातिक, संभाव्य परकता, संभाव्यता परक और समन्वयात्मक तर्कमूलक चिंतन आदि प्रमुख उपलब्धियां निम्न में से किस चिंतन से संबंधित हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, ये सारी उपलब्धियां किस चिंतन से संबंधित हैं? ये सारी जो यहाँ पे लिखी हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाए? 15 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है, डी। वैसे ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, 15 का ऑप्शन आपका डी सही होगा, निगमनात्मक चिंतन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आदर्शवादी चिंतन आप यहां से उठा सकते हैं, तर्क से उठा सकते हैं, अनुमान से उठा सकते हैं, और एक प्राकल्पना, हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। कुछ कुछ शब्द अगर नहीं आपको समझ में आ रहे, कुछ शब्दों से आप उत्तर की तरफ पहुंच सकते हैं। द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, DB। द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक जॉन डेबी ने ये पुस्तक लिखी है। इसी पुस्तक में उन्होंने कहा था शिक्षा में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब आप बीएड वगैरह सही से पढ़े रहेंगे तो उसमें आपको क्लियर डिटेल थोड़ा सा जाना पड़ता है, तो आपको आ जाता है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में बताया, द स्कूल एंड सोसाइटी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 3H की शिक्षा, 3H की शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? बी, गांधी जी हैं। 3H का मतलब, एक H का मतलब हो जाएगा आपका
हार्ट हो जाएगा, दूसरा है हेड हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका हैंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है सुमेलित करना है। चलिए हम लोग यहाँ पे कूट की तरफ नहीं जाते हैं। कूट का मतलब समझते हैं, आपके मनोविज्ञान में शब्द आ जाता है, पहले यहाँ पे विभेदीकरण करना, फिर कूट, फिर ये प्रक्रिया वो प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, सही सुमेलित करिए। चलिए जल्दी से करिए। संवेदी प्रेरक अवस्था बहुत बार बता चुके हैं, हर एग्जाम में जब भी पियाजे आते हैं तो आपका ये डिटेल बताना तुरंत शुरू हो जाता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही? जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से कहाँ गए? जन्म से 2 वर्ष, ये हो गया। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष, ये हो गया। ठीक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष, ये लगाइए। फिर उसके बाद है रूपात्मक संक्रिया अवस्था, 11 वर्ष की आयु से ये प्रारंभ हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया, तो 18 इसके हिसाब से आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 का 2, बी का इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। आप लोग वहां ना मिलाने लगिएगा, ठीक है? एग्जाम में ऐसे नहीं मिलाना है भाई, ये देख लीजिए, नहीं पता चले आप लोग थोड़ी थोड़ी गलती कर देंगे। ऐसे मिलाना वालाना नहीं है, यहाँ पे नीचे आके आपको देख लेना है, जैसे यहाँ पे कौन सा सही है, कौन से ऑप्शन के आगे कौन सा। और आप लोग नाम हम थोड़ा सही लिखिएगा, नहीं तो सब कुछ सही करके आते हो, बाद में इतने डरे रहते हैं आप लोग, बहुत डरे रहते हैं, मैम ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये मिस्टेक वो मिस्टेक। कोई भी नहीं, जिससे एग्जाम हॉल से निकले तो आप खुश होकर के निकले। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है भौतिक अथवा शारीरिक अनुभव की प्रधानता क्रियात्मक योजनाएं ही तार्किक गणितीय अनुभवों को संकेत देती हैं। उक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, संवेदी प्रेरक अवस्था। ये जो विशेषता है ये संवेदी प्रेरक अवस्था से संबंधित है, इसमें कुछ समझाना नहीं है खास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे इसको सुमेलित करना है। चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं, सुमेलित करने में बहुत अच्छा लगता है, सुमेलित करने वाला पूरा क्वेश्चन आ जाए बहुत बढ़िया हो। जैसे जब हम लोग का कोई पेपर टफ होता था तो हम लोग सोचते थे कहीं मिलान वाला आ जाए, फिल इन द ब्लैंक आ जाए और ऑब्जेक्टिव आ जाए, तुक्का मार लेंगे, ऐसे हो जाए। तो फिर जब लॉन्ग वाला क्वेश्चन आ जाता तो फिर हालत खराब, जैसे पेज ही नहीं पलटने का मन करता था। तो हम उस टाइम पे भी मिलान से बहुत खुश होते थे, पता नहीं अपनी बात बता रहे, मिलान से खूब खुश हो जाते थे, इधर भी मिलता था इधर भी मिलता था, तो कुछ ना कुछ तो उसमें सही हो जाता था, ऐसा होता था। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन यहाँ पे, चलिए ऑप्शन की तरफ नहीं चलते, मिलान कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 पे अवधान प्राप्त करना, ये हो जाएगा आपका अभिग्रहण, ये हो गया ना। अच्छा, शिक्षार्थियों को उद्देश्य बताना, शिक्षार्थियों को उद्देश्य बताना, ये प्रत्याशा हो जाएगी। उद्दीपन प्रस्तुत करना, ये प्रत्यक्षण हो जाएगा, यहाँ पे ये प्रतिपुष्टि प्रदान करना, पुनर्बलन। ठीक, अब इस तरीके से 20 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1 का देखिए 2 सही हो गया, ए हो गया, बी का ए हमने वहीं पे लगाया, फिर उधर सी का चौथा ये हो गया, फिर डी का तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, यहां पे देखिए निदर्शित साकल्यवादी सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 21 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे सी, ए और बी दोनों। गैनी और गेस्टाल्ट के द्वारा निदर्शित साकल्यवादी सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम की 5 प्रमुख कोटियां हैं। 5 प्रमुख कोटियां कौन कौन सी हैं? शाब्दिक जानकारी है, दूसरा है बौद्धिक कौशल, तीसरा है संज्ञानात्मक रणनीतियां है, चौथा है पेशीय कौशल और पांचवा है अभिवृत्ति। ये है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन यहाँ पे आपका देखिए, आधुनिक शिक्षण निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? अब हम इतने फास्ट भाग रहे हैं, क्वेश्चन ना देख करके ऑप्शन ही डायरेक्ट देखने को बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आधुनिक शिक्षण निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? 22 आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग विकल्प चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी पर। मेनली आधुनिक शिक्षण
निम्नलिखित 3 बातों पर ध्यान देता है, मेनली 3 बातों पर ध्यान देता है। सीखने वाले को मूल केंद्र में रख करके आप कार्य संपन्न करें, ये हो गया, और सीखने वाले का मार्गदर्शन किया जाए और सीखने वाले के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। 23 है, शिक्षक के सिद्धांत सूत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? फिर से यहाँ पे कूट की सहायता सही विकल्प चुनना है। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 23 का यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर इसे भी शामिल किया जाना चाहिए, विश्लेषण से संश्लेषण ये भी करना चाहिए, सामान्य से कठिन ये भी, मूर्त से अमूर्त ये भी। अच्छा, मतलब हमको लग रहा है सारा सही होना चाहिए। प्रयोग और व्यवहारिक विचारों की ओर ये भी सही। तो आप देखिएगा विकल्प यहाँ पे आपका ये उपर्युक्त सभी लगा लीजिए। बस जहां पे 2 से 3 से 4 ज्यादा मिलने लग जाए तो डी मार दीजिए, अगर टाइम ना हो, नहीं तो फिलहाल पढ़ लीजिएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित को अधिगम और सीखने के प्रमुख सिद्धांतों के संबंध में सही ढंग से सुमेलित कीजिए। फिर आगे सुमेलित करना। चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। बहुत बढ़िया। अब अच्छा 4 सुमेलित करना है हमको, यहाँ पे 3 ही दिख रहे थे। 4 सुमेलित करना है, जल्दी से हम लोग सुमेलित करते हैं, मिलान करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अनुभव जन्य अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया? ये दिया कार्ल रोजर्स ने। क्षेत्र सिद्धांत लेविन, ठीक। सूझ का सिद्धांत कोहलर। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर। ये आसान सा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 24। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये आप लोग मिला करके फिर नीचे मिला लीजिएगा आप, ठीक है। 24 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, ये रहा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 28 है, निम्नलिखित में से शिक्षण वातावरण के घटकों में क्या शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में से शिक्षण वातावरण के घटकों में क्या शामिल किया जाता है? ए, बी, सी और डी यहाँ पे है, थोड़े से स्टाइल में है। इधर देखिए, फिर यहाँ से इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है 4। अधिगम प्रक्रिया में छात्र भी अधिगम वातावरण में सहभागी होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 29। एक मिनट, यहाँ पे विकल्प दिया है आपका, एक मिनट रुकिए। 28 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे, ये सभी होंगे। विषय वस्तु या अधिगम अनुभव भी होगा। विकल्प तो बहुत क्लियर था। ऑप्शन आपका बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा, सभी सही है। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, गलती करके सीखने की तकनीकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गलती करके सीखने की तकनीकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? थॉर्नडाइक ने। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? गलती करके सीखने की तकनीकी का संबंध थॉर्नडाइक से है। भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग करके बताया था कि प्रयास और गलतियों से भी सीखा जा सकता है। अब यहां पे देखिए, गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने स्वतंत्र आयाम बताए? गिलफोर्ड ने बुद्धि के कितने स्वतंत्र आयाम बताए हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, 3 स्वतंत्र आयाम इन्होंने बताए थे। कौन कौन से? पहला था विषय वस्तु, दूसरा था संक्रिया, तीसरा था प्रोडक्ट या उत्पाद। क्लियर है? अब उसमें अलग अलग से फिर देखिए, संक्रिया में बताया गया था 5 रूप बताए गए थे। संज्ञान था, स्मरण था, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूल्यांकन। और गिलफोर्ड का जो ये बुद्धि का सिद्धांत बताया गया, उसमें 3 जो स्वतंत्र आयाम बताए गए, उस आधार पर गिलफोर्ड की बुद्धि का सिद्धांत क्या कहलाता है? त्रिआयामी सिद्धांत कहलाता है। ठीक है।
अब यहाँ पे बताइए आप लोग ये पूरा सीडीपी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अगले पोर्शन पे चलते हैं हम लोग। हिंदी का पोर्शन है। अब जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत जल्दी, एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया। और एक चीज और है, हिंदी के पोर्शन में आप लोगों की रिप्लाई बहुत फास्ट होनी चाहिए, एकदम से बहुत फास्ट, सुपर फास्ट ऐसा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन आपका हिंदी का है। अब यहाँ पे देखिए 31 से 35 तक हम लोग छोड़ते चलते हैं। 31 से 35 तक के लिए हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, हम लोग कर ले जाएंगे। 31 से 35 छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, ये देखो गुड। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। नोटिफिकेशन नहीं जाता ना, तो इस वजह से। संकेतवाचक वाक्य। अब हिंदी वाला पोर्शन, अभी बस सीडीपी का कंप्लीट हुआ है, अब हिंदी वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। 36। नोटिफिकेशन की वजह से कोई बात नहीं, आप लोग जैसे क्लास कंप्लीट होगी आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है? 36। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन में 36 पे आते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। 36 का ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा बी, यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। यह वाक्य संकेतवाचक वाक्य है। इसमें क्या है? संभवतः आज बारिश होगी। इसमें क्या दिया गया? संदेहवाचक है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, इसमें इच्छावाचक है। आप बाहर बैठिए, आज्ञावाचक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37। संघर्षी व्यंजन आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, जो कि हम लोग को क्लियर दिख रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है बड़ा सा और षष्ठी वाला सा। संघर्षी व्यंजन है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर एक घर्षण करके निकलती है और उष्मा पैदा करती है, उसे उष्मा या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पे ये है, ठीक है, श, ख, स और ह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वर कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए ए था, बी था, ठीक। 38 पे आते हैं, तो जो हमें चाहिए वो यहाँ पे है। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। 38 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, यही पे स्वर है और कोई भी कुछ भी आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अब ये क्या है? उच्चारण के स्थान पर आपको यहाँ पे कोई विकल्प भी नहीं भरा गया। 39 पे आ जाते हैं। चलिए, वत्सर्य व्यंजन आपको बताना है, तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आपको हम यहाँ पे कुछ भी भर देते हैं। चलिए हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे फा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, फा, और कोई भी कुछ भी भर दीजिए, का भर दीजिए, खा भर दीजिए, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर फा जो है वत्सर्य व्यंजन है, ये नहीं है पूछा जा रहा, ठीक है। वत्सर्य व्यंजन नहीं है, ठीक है। एक मिनट, जब नहीं है पूछा जा रहा तो यहाँ पे वत्सर्य व्यंजन आपको भरना पड़ेगा। भर दीजिए, रा भर दीजिए, यहाँ ला भर दीजिए, ना भर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे विकल्प आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे है देखा था। अगर नहीं है तो ये नहीं है और 3 ऐसे भरने पड़ेंगे जो हैं। क्लियर हो गया? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि महाप्राण है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ध्वनि महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे चलिए, फा है, आ है, जा है, चा है। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी। ये महाप्राण, फा महाप्राण व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। अवनी का विलोम शब्द क्या है?
अवनी का विलोम शब्द आपको बताना है 41। जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। अवनी का विलोम है अंबर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? देखिए, जो विकल्प में नहीं था हमने आपको वो विकल्प में दे के आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, उसे हम संधि कहते हैं। हमने बहुत डिटेल में आप सभी तक वीडियो पहुंचाया भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस हिंदी शब्दकोश में क्षत्रिय वाला शब्द का क्रम किसके बाद आता है? 43 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, का के बाद। 44 है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 44, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? डी, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पे, भवानी शब्द का पुल्लिंग बताना है आपको। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, भव है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्वान में उपयुक्त संज्ञा है। विद्वान में जो प्रयुक्त की गई संज्ञा वो कौन सी है? 46 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, जातिवाचक संज्ञा है। अगला है 47 है, अपशकुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अपशकुन में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 47 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, प्रयुक्त हुआ है। ए अप उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। अप का अर्थ क्या होता है? विपरीत होता है, अभावहीन होता है। थकावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। थकावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपको बताना है 48 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है थकावट, सी, आवट प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना है। तत्सम शब्द यहां पे अश्रु लिखा है, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है यही 49 का ऑप्शन आपका यहां पे ए ही सही हो जाएगा, अश्रु। क्लियर है? अश्रु तत्सम शब्द है। अश्रु का तद्भव क्या होगा? आंसू होगा, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे आंसू। आंत का तत्सम क्या होगा? आंत्र होगा, आंत्र। क्लियर है? आग का अग्नि, अर्पण का अर्पण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, अजर और अजिर का अर्थ क्रमशः क्या है? अजर और अजिर का अर्थ क्रमशः क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान से आप लोग ऑप्शन चूज कर लीजिए। अजर का अर्थ होता है वृद्ध, ये, और अजिर का अर्थ यहाँ पे होता है अंगना। ऑप्शन आपके यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, विशेषण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? विशेषण के बारे में आपको बताना है यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं है। 51 ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। आप लोग शिकायत करते हैं कि हम बहुत जल्दी से भाग जाते हैं। सत्य नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है विशेषण विकारी शब्द होते हैं, ये सत्य नहीं है। विशेषण अभिकारी शब्द होते हैं, इनका लिंग, वचन और कारक विशेषण के साथ बदलता है, और शेष कथन क्या है? सत्य है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 52। टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, हम लोग फास्ट चलेंगे जल्दी से। सीडीपी कंप्लीट हो चुका है, नोटिफिकेशन नहीं जाता, बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग क्लास के बाद देख लीजिएगा। तेजोमय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्या? तेजह धन मय। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, तेजह धन मय। इसमें संधि कौन सी है? बहुत क्लियर पता चल रही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास है। चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास कौन सा है? द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 53 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा?
डी बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। चंद्रशेखर का समास विग्रह क्या होगा? चंद्रमा है जिसके शिखर पर, यानी कि शिव जी, यानी कि हो गया शिव जी, तो कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 54 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अंधा युग। अंधा युग प्रेमचंद का उपन्यास है, ये नहीं है, बल्कि किसका है? ये धर्मवीर भारती का है। ये अंधा युग धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गोदान हुआ, निर्मला हुआ, गबन हुआ, ये सभी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं हमारे, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, और जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 55, इन नाधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा नहीं है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? 55 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अधिपत्यका और पौर्वात्य। ठीक है, अधिपत्यका का विलोम क्या होता है? यहां पे आपको लिखते हैं उत्पत्यका होता है, उत्पत्यका होता है। पौर्वात्य का विलोम क्या होगा? पौरस्थ होगा। ठीक, आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, मुखमयंक सम मंजु मनोहर, मुखमयंक सम मंजु मनोहर में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 56, मुखमयंक सम मंजु मनोहर, मा मा मा। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है अनुप्रास। जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास होता है। अगला है, भाषा के आधारभूत कौशलों में शामिल नहीं है, भाषा के आधारभूत कौशलों में शामिल नहीं है, कौन सा? सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, निर्देशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीखना आवश्यक नहीं है? विकल्प यहां पे आपको कौन सा सही होगा? 58 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, अरबों की भाषा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को मातृभाषा, राजभाषा और एक आधुनिक भाषा सीखना आवश्यक होता है, ना कि यहाँ पे अरबों की भाषा। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सीखने की प्रक्रिया प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, सीखने की प्रक्रिया प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? 59 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है कौन सा? डी, बहुभाषी। यहाँ पे देखिए, सीखने की प्रक्रिया प्रभावित करने वाले कारकों में आपका प्रतियोगिता हो गया, अनुकरण हो गया, प्रशंसा हो गया, बालक का स्वास्थ्य हो गया, परिपक्वता हो गया, प्रतियोगिता होगी, ये सभी है। लेकिन बहुभाषी का अर्थ क्या होता है? अधिक भाषा जानने वाला होता है, तो सीखने की प्रक्रिया को ये प्रभावित थोड़ी ना करेगा। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आसान सा क्वेश्चन। अब हम लोग शुरू में कितने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए, वहां पे कितनी बार मिल चुके थे? कौन मिला था? पियाजे मिल चुके थे। तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया पियाजे से संबंधित, जीन पियाजे। जैसे अब नाम बहुत अच्छा सा लगने लग गया है, एक आध क्वेश्चन ना मिले तो लगता है ये क्वेश्चन सीडीपी का कोई भी कंप्लीट नहीं हुआ, जीन पियाजे साहब का। और आसान सा भी आ जाता है ना, इसीलिए अच्छा सा लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आपको हिंदी में कितने मार्क्स मिले? 30 में से आपको हिंदी में कितने मिले? हालांकि हम लोगों ने छोड़ दिए थे कितने क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा। 25 में आप लोग कितना स्कोर कर पाए, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाएगा। 25 में से अगर आप 25 पाते हैं तो 100% मार्क्स हैं, ठीक। और गद्य में से आप लोग जरूर सही कर ले जाएंगे। और हालांकि ऐसा होता है कि यूपी डेट में आपका गद्य में से एक दो क्वेश्चन उसमें भी गलत ही हो जाता है, कॉमन मिल जाता है, गद्य वाला भी नहीं सही हो पाता है। सोचो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? ईवीएस से रिलेटेड है। 29 में से 30 मैंने करवाया ही नहीं।
देखो 22, 28 भी मिला, बहुत बढ़िया। इसीलिए हम कहते हैं आप लोग चीटिंग करते हैं, पक्का चीटिंग करते हैं। देख लीजिए आपने चीटिंग की, 28 आप बता रहे हैं। हमने अभी कराया आपको 25 क्वेश्चन, 5 मैंने छोड़ दिया गद्यांश का। इसीलिए कहते हैं आप लोग सारा कमेंट में रिप्लाई किया करिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं ईवीएस की तरफ, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट अभी नए जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। मेरे लिए भी एक पावर बूस्टर की तरह काम करता है लाइक का बटन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय अध्ययन, देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए परिवार के संबंध में किस शिक्षा शास्त्री का कथन है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली और स्वाभाविक है। एक चीज आपको और बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे ही चीटिंग करते हैं, हमको पता रहता है। क्वेश्चन नंबर 121 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है एपिस्टोलॉजी। और एक चीज आपको बता देते, कथन से कोई भी क्वेश्चन आ गया, अब कथन का कितना भी पढ़े रहेंगे, एग्जाम में वो फैक्ट बता रहे हैं, कुछ दूसरा ही कथन पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये पेस्टोलॉजी का कथन है। एक मिनट, परिवार के संबंध में, ये आपका पेस्टोलॉजी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉबेल है, माफ कीजिएगा, फ्रॉबेल का कथन है। क्लियर है, फ्रॉबेल का कथन है, नहीं फ्रॉबेल का है, माफ कीजिएगा। अगला है, आलू को हम अपने भोज्य पदार्थ के एक आवश्यक पदार्थ के रूप में लेते हैं। यह क्या है, आलू क्या है? 122 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, रूपांतरित तना है। 122 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे डी, रूपांतरित तना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रोटीन के बारे में पूछा जा रहा है, प्रोटीन क्या है? एक 123 अकार्बनिक, कार्बनिक, ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। 123 का ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? चलिए बी सही होगा, कार्बनिक यौगिक। सिंपल सी बात है, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसमें मिक्स होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, लेकिन फिर भी कार्बन तो पाया जाता है ना, तो कार्बनिक यौगिक है। ये विभिन्न अमीनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। अमीनो अम्ल जुड़ करके इस तरीके से क्या बना लेता है, प्रोटीन बना लेता है। जैसे एक पूरी माला है ना, माला में ऐसे ऐसे मोतियां बनी होती है, तो वैसे ही मोतियों की जगह पे अमीनो अम्ल होते हैं। ये अमीनो अम्ल मिल करके पूरी एक माला क्या है, प्रोटीन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन B1 थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 24 मतलब 124 है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, बेरी। विटामिन 1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। इसका मुख्य स्रोत फल, अंडा, छिलका युक्त चावल पूछा जाता है। छिलका युक्त जो चावल होता है, ध्यान दीजिएगा, छिलका युक्त जो चावल होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B1 थायमिन होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। जल, आपके सिलेबस में शरीर में जल का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर में जल का प्रमुख कार्य क्या होता है आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? 125 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। ये पसीने एवं वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है, पाचन, परिवहन, उत्सर्जन में सहायक है, इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। तो ये सारी चीजें ऑप्शन आपका ए, बी, सी तीनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, किसने कहा है कि आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है जिसमें दीवारें, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, छत आदि होते हैं? ये किसने कहा है कि आवास मानव समूह के लिए शरण स्थल है? 126 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, ये देश पांडे जी का है, आर.एस. देश पांडे का कथन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, पौधों को ऊंचाई तथा संरचना के आधार पर मुख्यतः किस रूप में बांट सकते हैं? ऊंचाई और संरचना के आधार पे
ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 127। तीनों श्रेणियों में बांट सकते हैं। आपको मैंने बताया था शाक हुआ, झाड़ी हुआ, वृक्ष। शाक जो छोटे होते हैं, बहुत नरम मुलायम से होते हैं, और ये देखिए लगभग ये 3 मीटर तक की झाड़ी, 3 मीटर तक की ऊंचाई तक होते हैं। वृक्ष 3 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, ये 1 से लेकर 1 मीटर से कम होते हैं। ऐसे ही कुछ इनकी माप थी। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 128, जल की कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल की कठोरता का प्रमुख कारण, किसकी वजह से जल कठोर होता है? क्वेश्चन नंबर 128 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी की वजह से। जल की कठोरता मेनली जल में कुछ लवण घुले होते हैं, उन्हीं की कारण होती है। कुछ विशेष लवण घुले होते हैं, जैसे जल में जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हुआ, कैल्शियम क्लोराइड हुआ, कैल्शियम सल्फेट हुआ, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के घुलने पर जल कठोर हो जाता है। जो साथ में मैंने और 2-3 लवण के नाम बताए हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 129 है नक्टया। नक्टया त्योहार कहाँ मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 129। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। आप लोग बहुत स्लो रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत फास्ट रिप्लाई करिए जल्दी से, नेट स्लो है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, ये त्योहार वाराणसी में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर का, उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? 130 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बी सही होगा, हथकरघा कुटीर उद्योग। ऑप्शन आपका बी सही होगा, हथकरघा कुटीर उद्योग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? आगरा, झांसी, इलाहाबाद, बरेली। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 131 बी, झांसी में मिलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। 132 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विद्यालय शिक्षा में शिक्षा को खेल से जोड़कर शिक्षण करने से लाभ होगा। खेल के माध्यम से बालक आसानी से सीखता है, ये भी सही है। बालकों में सहयोग, सहभागिता, इन गुणों का विकास होता है, ये भी सही है। स्वतंत्र होकर खेलता है, सोचने की निर्णय शक्ति का विकास होता है, ये भी सही है। ऑप्शन इस तरीके से आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी। 133 पे आ जाते हैं। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पर्वत, पठार, नदियां, ये सभी हैं आपके सिलेबस में। एक तो अलग से उत्तर प्रदेश की, फिर उसके बाद भारत की है। तो 133 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सी सही होगा, गाडविन ऑस्टिन K2। ये किस श्रेणी पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर के करीब है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको एससीईआरटी में मैंने पढ़ाया था। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो हम बना रहे हैं, लगभग आपका टाइम सेविंग वीडियो होगा, 1 लाइनर, जिसमें आपके सारे सिलेबस आ जाएंगे। सभी जितने भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है सब कुछ हम उसमें कवर कर लेंगे, और फर्स्ट रिवीजन के तौर पे होगा, टाइम सेविंग वीडियो होगा, लेकिन बड़ा अच्छा सा है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, बना रहे हैं। 134 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, राप्ती नदी, डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 135 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 1985 में किया गया। और इस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे, उन्हीं के समय में इसका गठन किया गया, और वर्तमान में इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA के नाम से जाना जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 136 सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 136 सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, रोकना और उसको नियंत्रित करना, निर्धनता को घटाना,
ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। सतत विकास, टिकाऊ विकास। पर्यावरणीय शिक्षा की औपचारिक विधि है, औपचारिक विधि। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 137 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। ए और बी दोनों, ए और बी। पर्यावरणीय शिक्षा की औपचारिक विधि व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि, जबकि यहाँ पे देखिए टीवी और रेडियो ये दोनों कौन सी हैं? अनौपचारिक विधि है। पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 138 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, सभी। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप सभी लोग वीडियो को अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए 139 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य पौष्टिकता एवं नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा? राज्य। क्वेश्चन नंबर 139, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है अनुच्छेद 47 में। किस में? अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47। पूरा क्वेश्चन एकदम से ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्ट पर आधारित, जो रियल में जिसकी रिप्लाई और जिसका क्वेश्चन एक ही तरीके से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 140, पर्यावरणीय शिक्षा का क्या महत्व है? महत्व में क्या है? ये विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं तथा पारिस्थितिकी संतुलन को समझाती है, सही है। इस शिक्षा से पर्यावरण संरक्षण और मानव प्रकृति की अंतर निर्भरता, ये भी सही है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं संतुलन को समझाती है, संतुलन आ गया, तो विकल्प आपका इस तरीके से सही हो जाएगा डी। 140, अभी आप लोग कहां पे चल रहे हैं? ठीक ठीक, अच्छा हमको लगा 47 पे कहां से आ गए, ठीक है। हाँ दोबारा नहीं, एक बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 141, पर्यावरणीय शिक्षा की अनौपचारिक शिक्षा। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा की अनौपचारिक विधि कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करिए, आसान सा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है अनौपचारिक विधि में टीवी, रेडियो, पर्यावरण संबंधी ये जो फिल्में होती, पत्रिकाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख लाभ हैं। पर्यावरण शिक्षा के प्रमुख लाभ 142 डी है, आसान सा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पर्यावरण शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? 143, पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो, यह व्यक्ति अनुभव कर सके वे स्वयं प्रकृति का एक अंग है, जो नागरिकों को पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति, नियम और कानून की जानकारी दे। विकल्प आपका सही हो जाता है डी। अभी डी वाले ऑप्शन ही आएंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 144, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने संबंधी उपायों की प्रमुख जानकारी दी जा सकती है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 144, वनों को ना काटा जाए, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जाए। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं 145, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? 145, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा सही होगा? अब यहाँ पर डी नहीं लगाना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में उत्तराखंड में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, कब? 1936 में, जिसका नाम क्या रखा गया था? हेली कॉर्बेट, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क रखा गया था। कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था इसका। वर्तमान में इसका नाम क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों को पर्यावरणीय शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? 146, छात्रों में वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं को समझने के योग्य बनाना,
छात्रों को पर्यावरण के महत्व का बोध कराना, यह है छात्रों को परिवार इन सब से और नगर का, ग्राम का और देश का चेतना युक्त सदस्य बनाना। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। अब 147 पे आ जाते हैं। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का गठन कब किया गया? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का गठन कब किया गया? 147 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, 1984 में, 1984 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 148 है, पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र किससे संबंधित है? सामाजिक विज्ञान। देखिए एक क्वेश्चन आप पूछा भी गया, देखिए हम आपसे कहते हैं ना ईवीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, आपका यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संसाधन है ये और पारिस्थितिकी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। ईवीएस में आपको मिलने कभी कभी ये पूछा जाता है किससे कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल किए जाते हैं, तो आपका सामाजिक विषय, विज्ञान, हमारा परिवेश और साथ साथ में हाँ इतने सब्जेक्ट आपके इसमें शामिल किए जाते हैं। विज्ञान हो गया, सामाजिक विषय हो गया और हमारा परिवेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख विधि कौन सी है? व्याख्यान है, अभिनव, भ्रमण, उपर्युक्त सभी। 149 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। ये सभी विधियां पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आने वाली प्रमुख विधियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन किया जाता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन किया जाता है? चलिए एक बार आप सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, जितने स्टूडेंट हैं देखिए आप लोग लाइक कितने हैं और लाइक कितने हैं, खुद कंपेयर कर लीजिए, एक बार जल्दी से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? 150 शारीरिक स्वास्थ्य का भी, अभिवृद्धि का भी, सामाजिक व्यवहार का और उपर्युक्त सभी। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, सभी का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपके ईवीएस से पूरे 30 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आपको 30 में से कितने मिले? अच्छे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है, अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत बढ़िया। और आप लोगों की स्कोरिंग अब यहाँ पे बताइए 30 में से, चीटिंग नहीं करना, 30 में 30 इसमें बताना है, इसमें 28 नहीं कराया, 25 नहीं कराया। अब आगे चलते हैं, अब कौन सा सब्जेक्ट हम लोग कवर करते हैं? ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला पोर्शन आपका यहाँ पे हो जाता है संस्कृत का। ठीक, संस्कृत में हम लोग कहां से करेंगे? देखिए ये देखिए आपका 61 से 65 गद्यांश से रिलेटेड हम लोग उसको छोड़ देते हैं, 61 से 65 तक हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक, अब हम लोग यहां पे आ जाते हैं 65 नंबर पे। तीस में 20, इतने कम मार्क्स कैसे हो गए आप लोगों के? 30 में 30, बहुत बढ़िया। सीडीपी की क्लास इसके बाद चलेगी, सीडीपी की क्लास जस्ट इसके बाद चलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे संस्कृत का पोर्शन है, आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। परिधाय में, एक मिनट, 61 से 65 तक पूरा है ना इसमें? एक, हाँ चलिए चलिए करते हैं हम लोग संस्कृत वाले पोर्शन पे। आप लोग आइए, संस्कृत वाला पोर्शन है 61 से 65 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी। ठीक है, 65 का सी सही हो जाएगा। ल्यप प्रत्यय। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। सर्व, यहां पे देखिए सर्वसोदयनम में कौन सी विभक्ति है? क्वेश्चन नंबर 66, इसमें है आपकी षष्ठी विभक्ति। कौन सी? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, षष्ठी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं, शिशुपाल वधम किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 67, शिशुपाल वधम किसकी रचना है? आपको बताना है यहाँ पे जल्दी से। ये है माघ की रचना है। 20 सर्गों का एक महाकाव्य है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, 20 सर्गों का एक महाकाव्य है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। लघुत्रयी के अंतर्गत क्या नहीं आता है?
करवाएंगे, इसके बाद करवाएंगे इंग्लिश की भी, मैथमेटिक्स की भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, अभिज्ञान शाकुंतलम। रघुवंशम कुमार संभवम ये महाकाव्य है, और मेघदूतम खंड काव्य है। तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। रघुवंशम कुमार संभवम ये दोनों महाकाव्य, फिर उसके बाद मेघदूतम खंड काव्य, तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है जो लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लतायाम किस विभक्ति का रूप है? लतायाम किस विभक्ति का रूप है? आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, लतायाम सप्तमी विभक्ति की एक वचन का रूप है। सप्तमी विभक्ति की एक वचन का रूप है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, षष्ठी को कहते हैं, क्या कहते हैं? 60 कहते हैं, ठीक है। 66 को क्या कहते हैं? षष्ठी। सप्तति को 70 कहते हैं, क्लियर है। अब 41 को क्या कहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला है, यर प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? यर प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? 71 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। 71, यर प्रत्याहार में कुल कितने वर्ड आते हैं? यर प्रत्याहार में कुल 32 वर्ण आते हैं। या र ला या म जो भी है, ठीक है, पूरे आपके 32 वर्ण आते हैं, ये जानते रहिए। स्त्री प्रमाणा में समास है। स्त्री प्रमाणा में कौन सा समास है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 72, जल्दी से बताइए आप लोग। बहुब्रीहि समास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रियों का प्रमाण अर्थात स्त्री प्रमाण। जिस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे स्त्रियों का प्रमाण अर्थात स्त्री प्रमाण। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? क्वेश्चन नंबर 73, किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? 73 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, तत्पुरुष समास में। 74 है, गतवती में कौन सा प्रत्यय है? गतवती में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी। क्वेश्चन नंबर 75, अन्विति में कौन सी संधि है? अन्विति में कौन सी संधि है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी। इसका संधि विच्छेद अनुधन इति। इसका सूत्र क्या होगा? इको याणच होता है। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के पश्चात असमान स्वर होने पर क्या हो जाता है? ई उ री के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर या हो जाता है, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पठितवत। पठितवत में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है नपुंसक लिंग, या पठ धातु से बना हुआ है पठितवत। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से किसकी गुण संज्ञा नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी गुण संज्ञा नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 77, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है 77 का सी, ऐ। गुण संधि में ऐ का जिक्र नहीं किया जाता है। ए में गुण संधि नहीं होगी। आ हुआ, ए हुआ, ओ की गुण संज्ञा होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये किसका कथन है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये किसका कथन है? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे जल्दी से आप लोग देखिए। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 78।
ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है विश्वनाथ का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है उपमेय और उपमान में जहां अभेद हो जाता है वहां, उपमेय और उपमान में जहां अभेद हो वहां होता है कौन सा? 79 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? वहां रूपक अलंकार हो जाता है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है कृकलासह का अर्थ क्या है? कृकलासह का अर्थ क्या है? एक बार जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, कृकलासह का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग देखिए विकल्प। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी गिरगिट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भिन्न है, भिन्न क्या है? वेश्वारह। अगला क्वेश्चन है तत् का नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 82। हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कवर करते हैं, अभी कई सब्जेक्ट बाकी हैं। 82 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी तानी। तत् का नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप, किसका? द्वितीय विभक्ति। तत् ते तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 83 दूर्य वनम में कौन सा उपसर्ग है? दूर्य वनम में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 83। तो यहाँ पे सिंपल सा, अब पहले ना समझ आए तो संधि विच्छेद करिए। यवनम, दूर्य यवनम में ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दुर उपसर्ग है। कहाँ पे है? बी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कर्ते, कर्त्रे में विभक्ति और वचन है। क्वेश्चन नंबर 84 कर्त्रे करने वाला। ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन है आपका कर्त्रे कर्तव्याम कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 85 पे पार्श्वनी का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 85 इसका अर्थ होता है एड़ी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 लेखन कौशल सीखने के कौशल में माना जाता है, किस कौशल में माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 है 86। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी अंतिम कौशल। 86 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी अंतिम कौशल। 87 है लेखन कौशल की विधियों में प्रतिलेख विधि को जाना जाता है। 87 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सुलेख या सुंदर लेख विधि के नाम से जाना जाता है। एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 88 एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी द्विभाषी विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रेरक वैविध्य कौशल किस कौशल को कहते हैं? प्रेरक वैविध्य कौशल किस कौशल को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 89। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी उद्दीपन परिवर्तन कौशल। शिक्षण प्रभावी होता है जब, शिक्षण प्रभावी होता है जब, क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है जब शिक्षण छात्र के स्तर के अनुसार हो। तो यहाँ पे आपका संस्कृत का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं पूरे। बिना टाइम वेस्ट किए और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन कवर करने का बस आपको एक ही चैनल मिलेगा, वनडे एग्जाम टारगेट। जल्दी जल्दी से यहाँ पे क्वेश्चन कम टाइम में आपको कवर करा दिया जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे आप लोग जल्दी से अपनी स्कोरिंग बताइए, कितने स्कोर आप लोग कर पाते हैं। अब अगला हमारा कौन सा टॉपिक होगा, कौन सा मतलब सब्जेक्ट होगा? मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, एक बार लाइक और एक शेयर। बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट से। चलिए अगले उस पे चलते हैं। अगला जो आपका सब्जेक्ट है वह कौन सी विधि है जिसमें अर्जित, आप लोग तैयार है कि नहीं मैथमेटिक्स के लिए?
बहुत बढ़िया 25 में से 23, गुड, एक्सीलेंट। मैथमेटिक्स के लिए आप लोग तैयार हैं? चलिए, गुड, 23 में 25, गुड प्रियंका, गुड। अब चलते हैं गणित की तरफ, आ जाते हैं। आप लोग तैयार हैं गणित के लिए? ठीक है, अगर आप लोग तैयार हैं तभी हम कंटिन्यू करवाएं। नोटिफिकेशन नहीं होता। जितने लोग तैयार हैं एक बार जल्दी से आप सभी लोग हाँ हाँ करके, यस वाई वाई करके भेज दीजिए। बहुत बढ़िया, गुड। सीडीपी हो चुका है। सीडीपी अब इसके बाद एक क्लास होगी सीडीपी की, आपकी जो 500 क्वेश्चन है उसकी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। वाई 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 भी नहीं आ रहा है जल्दी से। अच्छा 91, आप लोग रिप्लाई भी करने लगे। चलिए फिर हम पीछे क्यों रहेंगे। मैथमेटिक्स, वह कौन सी विधि है जिसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है? गुड, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा। आप चलिए, स्टार्ट हो चुका है। 91, वह कौन सी विधि है जिसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है? 91 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आगमन विधि। किस पर? आगमन विधि में। 91 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आगमन विधि। आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है। इस विधि द्वारा अधिगम अधिक स्थायी और प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं पहले पूर्व ज्ञान, अनुभव और मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके एक नियम बनाता है। तो ये हुआ आगमन विधि। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को दर्शाने वाला टैली चिन्ह होगा। बारंबारता 5 को दर्शाने वाला, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। 92 का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है? गणित की भाषा में निम्न में से किसको सम्मिलित किया जाता है? 93 ऑप्शन यहाँ पे गणितीय सिद्धांतों को, ये भी गणितीय पदों, ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, इन सभी को, गणितीय सिद्धांतों को, गणितीय पदों को, गणितीय संकेतों को, तीनों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से किस विकल्प में गणित की भाषा की झलक दिखाई पड़ती है? ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। देखिए मुकेश और राजेश, विवेक और राजेश जा रहे थे, मनीष मथुरा से वापस आ रहा है, वंदना ने अपनी यात्रा के दौरान 10 किलोमीटर की दूरी बस से तय की। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 93। चलिए नाइन्टी फोर है ना, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, गणित की विकसित होने वाली सबसे पहली शाखा है, गणित की विकसित होने वाली सबसे पहली शाखा कौन सी है? 95 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, अंक गणित है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 96, मानव के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह क्या है? 96 आप सभी जान रहे हैं, आर्थिक गतिविधियों में। निम्नलिखित में कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? आप यहाँ पे देखिए, सबिता फल वाले से फल खरीद रही है, मोहन अपनी दुकान का बही खाता है उसकी जांच कर रहा है। 97 आपको बताना है, राजू अपने भाई के साथ खेत में काम कर रहा है, कपड़ों को गिन रही, तो भाई खेत में काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, फल खरीद रही तो यहाँ पे पैसे देगी तब खरीदेगी, बही खाता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट। आप लोग बस रिप्लाई फास्ट करते रहिएगा बस, और एक लाइक करते रहिए, मेरी एनर्जी वैसे ही बनी रहेगी, चाहे जितने भी सब्जेक्ट आप ला के रखिए वो कंटिन्यू मेरा चलता रहेगा। 5227 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो? अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, एक पेन और नोट अपना लेके बैठे रहा करिए। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाते हैं। 98 ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
इसमें कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए जिससे पूर्णतः विभक्त होता। भाग देंगे यहाँ पे 5227 में आप किसका भाग देंगे, 11 का भाग देंगे। तो आप भाग देंगे तो यहाँ पे लास्ट में क्या शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। और ये दी गई संख्या में से 2 घटाने पर संख्या कितने से 2 बच रहा है ना, इसमें अगर आप 2 घटा देंगे तो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी ना, पूरा बार चला जाएगा और यहाँ शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी, 2 होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 99 नंबर का क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 113, 146 और 227 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचे, क्या होगी। तो जो संख्या होगी, जो आपकी संख्या होगी वो क्या होगी, 113 क्रमशः कहा जा रहा है ना, तो 113 में से आप 1 घटाइए, 146 में से 2 घटाइए और 227 में से 3 घटाइए और इसका मासा ले लीजिए, यानी कि 111। यहाँ पे देखिए 112, हाँ 146 में से 2 घटाएंगे कितना, 144, फिर 224 का आप मासा निकाल लेंगे, वही संख्या होगी। तो ये 16 से कट जाएगी, तो विकल्प आपका यहाँ पे हो जाएगा ये सही, 16। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 358.7 और इतना आप पूरा जोड़ेंगे कितना आएगा। हाँ, ऑप्शन से भी क्लियर हो जाएगा, ये भी बात सही है, गो थ्रू ऑप्शन ये भी होगा सही, आप तामझाम में नहीं, तरीका हो सकता है सही है। क्वेश्चन नंबर 100, यहाँ पे आप जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद क्या आएगा आपका 442 अब जोड़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना पड़ेगा आपको। देखिए इसका तरीका 9.7 है, अब जैसे 39 लिखना है 39.87, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बस यही है। जैसे 3.987 .3987 यही करना है बस, और कुछ नहीं, जोड़ लेना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है 101 है, पानी से पूरी भरी बाल्टी। क्वेश्चन नंबर 101 मैथमेटिक्स पे चलते हैं ना। पानी से पूरी भरी एक बाल्टी का वजन 20 किग्रा है और आधी भरी बाल्टी का वजन 12.5 किग्रा है, तो खाली बाल्टी का वजन कितना होगा 101। खाली बाल्टी का वजन 12.5 माइनस 20 में से पानी से पूरी भरी बाल्टी का, एक बाल्टी का वजन 20 किग्रा और आधी भरी बाल्टी का वजन 12.5 किग्रा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 20 में से फिर 12.5 आप घटाइए, तो 12.5 में से फिर 12.5 में से आप फिर घटाएंगे 7.5, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 5 किग्रा आएगा, 5.05 किग्रा आएगा। नहीं, सारे न्यूमेरिकल आगे के कुछ मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो सब हम लोगों ने कवर कर लिए। 101 का ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा, ये 5 किग्रा। 2 पे चलते हैं, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 240 सिक्कों का मूल्य कितना है, 85 रुपए है। उसके बाद तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, आप लोग भी सॉल्व करते रहिए ना। अब हम यहाँ पे मान के लगाते हैं, मानते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं x है, इसलिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 240 माइनस x हो जाएगी। फिर अब यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है 50 पैसे, तो x बटा 2, x पूरा माने 50 पैसों की संख्या, ठीक है, x बटा 2 धन 240 माइनस x बटा 4। 100 में 1 रुपए में 4, 25 के 4 पैसे होंगे ना, फिर 4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 25, 85 हो जाएगा, पूरा कितना है 85 रुपए। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 100 आ जाएगा। तो 25 पैसों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 पैसों की संख्या 240 माइनस x आप हुआ था ना, 240 माइनस x बराबर 140 हो जाएगा। विकल्प आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आशीष और यहाँ पे सर्वजीत, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। 103, दो संख्याओं का योग कितना है,
दो संख्याओं का योग 75 है। इनमें से एक संख्या दूसरी के 1/3 से 15 अधिक है। संख्याएं होगी, मान लेते एक संख्या कितनी है, x है, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 75 माइनस x हो जाएगी ना। तो प्रश्न के अनुसार क्या है, तो x बराबर कितनी होगी, मान लेते जो x है वो बराबर कितने हुए, 75 माइनस x बटा 1/3 बटा 3, ठीक है, धन 15 अधिक है, प्लस 15 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे ये 3x हो गया, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 75 माइनस x धन कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 4x बराबर, अगर यहाँ पे एक x इधर आ गया, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर 75 धन 15 120 हो गया। तो x बराबर 30 हो गया, ठीक है, x बराबर 30 हो गया। तो संख्याएं पूछा जा रहा है ना, एक 30 हो गई और दूसरी कितनी हो जाएगी, 45। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, ठीक। एक 30 हो गई तो दूसरी 45, इसमें से आप 30 घटा दीजिए ना 75 में से। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104 है। ये देखिए 3 पावर n माइनस, यहाँ पे 3 पावर n माइनस 1 बराबर 18 हो तो n का मान कितना होगा। तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करिए 3n, इसको आप लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। 3n 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ये 3 में से एक गए 2, 2/3 हो जाएगा, 3n पावर n हो जाएगा गुणे 2/3 बराबर हो जाएगा 18 आपका। तो 3 पावर n बराबर, इसको भी घात के रूप में लिखना है जिससे कि n बराबर निकल जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की घात 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गुणे 3/2 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 9 18, तो 3 घात 3। इस तरीके से यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पे समान करना था, तो आधार n बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग था, हाँ बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहाँ पे 104 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है 105 है। 18.60 लीटर का कितने प्रतिशत 11.16 लीटर होगा। अब यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन है, 18.60 का x% बराबर कितना है, 11.16। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। देखिए 18.60 गुणे x/100, x% है ना, बटा 100 बराबर 11.16। अब आप लोग पक्षांतरित करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11.16, यहाँ पे भाग हो जाएगा 18.60 गुणे 100। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगी x बराबर C, 60%। बहुत बढ़िया, आप लोग तो बहुत फास्ट, मैथमेटिक्स आप लोगों की बहुत अच्छी है। 106 यहाँ पे ऑप्शन आपका देखिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, किस वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 गुना हो जाएगा। अब मान लेते मूलधन x, तब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 से इसको लगाएंगे। साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 गुना, तो मूलधन हमने x माना है तो 2x/3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए जैसे सूत्र हुआ ना, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ये साधारण ब्याज बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमने मूलधन मान लिया x है, तो यहाँ पे साधारण ब्याज मूलधन का 2/3 गुना 2x/3 बराबर x गुणे दर ही पूछा जा रहा है, दर लिख देते हैं, गुणे 5 बटा यहाँ पे 100 हो गया। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, दर बराबर यहाँ पे लगभग आ जाएगा। अब यहाँ पे पक्षांतरित कर लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 40/3। फाइनली आप भाग करेंगे तो 3 1 के 3 3 13 13 सही 1/3%। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बी सही होगा, बी सही होगा। 13 सही 1/3%, भाग देंगे 3 1 के 3 3 3 9, 13 सही 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और CA बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का कौन सा कोण सबसे छोटा होगा।
आप लोग बताइए, सबसे छोटी भुजा 107 नंबर का आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन, यहां पे बताइए आप लोग 107 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, कोण सी। बहुत बढ़िया। सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा कोण भुजा ए बी का सम्मुख क्या होगा, ये सबसे छोटी भुजा है ना, उसका सम्मुख क्या होगा, सी होगा, कोण सी। सबसे छोटी भुजा के सामने का कोण सबसे छोटा होता है, इसलिए सबसे छोटा कोण भुजा ए बी के सामने वाला होगा। तो ए बी के सामने वाला ए हो गया, बी हो गया, बच कौन सा रहा है, सी ही तो बच रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एक वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि कितनी होगी। 108 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, कौन सा सही होगा, चलिए देख लेते हैं। वृत्त का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुणे 22/7 गुणे 21/2 बराबर 7 3 11 दूनी 22 3 3 दूनी 6 66 सेंटीमीटर। विकल्प आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विद्यालय में खेल के आयताकार मैदान का विकर्ण इतना मीटर है और लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, मैदान का परिमाप होगा। आप बताइए भाई क्या करना है, बड़ा लंबा सा, यहाँ पे खेल के आयताकार मैदान का विकर्ण इतना है, कैसे क्या लगाया जाएगा। मान लेते हैं मैदान की चौड़ाई x है, तो मैदान की लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की 2 गुनी 2x हो गई। विकर्ण ठीक है, विकर्ण दिया है ना, विकर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा 2x का वर्ग धन x का वर्ग। अब यहाँ पे 70√5 का यहाँ पे आप वर्ग करेंगे बराबर 4x² धन 2 धन x², ये हो जाएगा। सर आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई भी आएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि सपोर्ट ना मिले फिर। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए। अब यहाँ पे देखिए 70 गुणे 70 हो जाएगा और ये वर्गमूल 5 बराबर, फिर यहाँ पे 5x² हो गया, ठीक है। तो x बराबर आपका यहाँ पे 70 मीटर हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे आएगा, ठीक है। और फिर मैदान का परिमाप पूछा जा रहा है। मैदान का परिमाप x मैंने क्या माना था, x मैंने चौड़ाई माना था, चौड़ाई ये है, लंबाई ये है, तो परिमाप क्या होगा, चौड़ाई आपकी 70 निकली तो लंबाई मैंने 2x मानी थी, तो यानी कि 70 का 2 गुना 140 हो गया। तो अब यहाँ पे परिमाप कैसे निकालें, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई यानी कि 70 धन 140। अब यहाँ पे कर लेंगे आप 2 गुणे 210, 210 यानी कि 420। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डिटेल सॉल्व करके आपको बताते हैं। 110 में चलते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक। 110 में ऑप्शन दी गई भिन्नों का लसा आपको निकालना होगा। तो दी गई भिन्नों का लसा कैसे निकालेंगे आप, 12 6 18, 12 12 6 18, इसका लसा आप निकाल लेंगे। फिर नीचे यहाँ पे देखिए 17 51 और 85 का आप मासा निकाल लेंगे। ऊपर इसका लासा निकालेंगे, इसका मासा निकालेंगे, तो बराबर आ जाएगा 36/17। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 111, 5,740 रुपए को 3 लोगों में बांटा जाता है। पहले को दूसरे का दूना और दूसरे को तीसरे का दूना प्राप्त होता है, तब दूसरे को कितने रुपए मिलते हैं। चलिए अब मान लेते हैं, मानना ही एक तरीका हो जाता है। तो माना तीसरे को x रुपए मिलते हैं, 3 लोगों में बांटा जाता है ना इतने रुपए को, तीसरे को x रुपए मिलते हैं, इसलिए दूसरे को और पहले को क्रमशः कितने मिलेंगे, तीसरे को x मिलते हैं और दूसरे को कितना मिलेगा 2x और पहले को 4x। हो गया ना। पहले को दूसरे का दुगुना, पहले को ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो अब यहाँ पे जोड़ते हैं 4x धन 2x धन x, बस ये मानने का चक्कर था। फिर उसके बाद 5,740 सॉल्व कर लीजिए। 7x बराबर 5,740 हो गया, तो x बराबर अब भाग कर देंगे, बराबर हो जाएगा 820 रुपए। तो ये पूछ रहा है दूसरे को कितने मिलते हैं,
2x है ना, दूसरे को 2x है, तो 820 गुणे 2 कर देंगे आप। 820 गुणे 2 यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 2 शून्य शून्य 2 दूनी 4, यहाँ पे 1640 रुपये। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। जयमंगल ने एक मेज 20% हानि पर 820 रुपये में बेची। अब किसने कहा था ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा यूपी टेट में, कहाँ गया वो बंदा। अब ये आसान से क्वेश्चन है, अगर आसान से क्वेश्चन है तो आपको क्या लगता है कितने लेवल का यहाँ पे पूछा जाएगा, IIT लेवल का। जयमंगल ने एक मेज 20% हानि पर 820 रुपये की बेची। मेज को जयमंगल ने कितने रुपए में खरीदा होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, चलिए 112 कितने रुपए में खरीदा होगा। हानि का परसेंट, हानि का परसेंट यहाँ पे दिया है, तो हानि का परसेंट का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए हम उत्तर भी बता के चले जा सकते थे, ठीक है, उत्तर भी बता दी ये है ये है ये, लेकिन अगर हम मैथमेटिक्स करवा रहे हैं तो आप लोगों को भी पेशेंस के साथ सुनना चाहिए, नहीं तो फिर हम करवाएं ही ना। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगा। ये परसेंट हानि के प्रतिशत का सूत्र है। क्लियर है। अब 20% यहाँ पे दिया है, 20% बराबर क्रय मूल्य माइनस, क्रय मूल्य तो पता नहीं है, क्रय मूल्य माइनस कितना हो जाएगा 820 बटा क्रय मूल्य गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस 820 गुणे 5, हल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद क्रय मूल्य बराबर कितना निकलेगा, यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर निकलेगा 820 गुणे 5 बराबर 4 गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, तो मेज का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 4 का यहाँ पे आप भाग दे दीजिए, तो बराबर हो जाएगा 205 गुणे 5, 205 गुणे सॉरी यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 पच्चीस 20, 205 गुणे 5 यानी कि 1025 रुपये। ये उत्तर आना चाहिए। 112 का ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक है, 1025 होगा, 112 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और अगर आप लोगों को जैसे थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, डिटेल में बता देंगे, बड़ा टाइम हो जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं 113 पे। एक महिला ने एक फल वाले से 2.5 किग्रा सेब, 3.5 किग्रा अनार, इतने ग्राम लीची और इतने ग्राम अंगूर खरीदे। महिला ने कुल कितने किग्रा फल खरीदे। अब देखिए यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन ये था। अब यहाँ पे देखिए जो ग्राम है, अगर किलोग्राम में आप देख रहे हैं तो सभी कुछ चेंज करना है आपको। जैसे यहाँ पे 2 किग्रा, ध्यान से देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन था। 2 किग्रा, अब यहाँ पे 500 ग्राम हो गया, ये सेब हो गया, जो भी था कौन सा था, ये सेब हो गया। 3.5 किग्रा, 3.500 यहाँ पे ये हो गया, ग्राम हो गया। फिर यहाँ पे आपको तरीका बता रहे हैं, फिर 750 ग्राम, बस यहाँ पे ग्राम के नीचे लिखना है, यहाँ पे कुछ रखना ही नहीं आपको। क्लियर है। फिर उसके बाद 250 ग्राम यहाँ रखना है, बस इसमें और कुछ था ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपका 0, 5 5 10 हो गया, 5 5 10 7 17 2 19 1 20, फिर 2 3 2 5 2 7, तो यहाँ पे 7 किग्रा आएगा। उत्तर आपका 20 सही हो जाएगा। ठीक है, बस बताना था, लगाना टिक होता तो आप लोग जल्दी कर ले जाते हैं। रश्मि ने दिन का तापमान 36.78 डिग्री सेल्सियस मापा और अर्धरात्रि का 29.89 डिग्री सेल्सियस मापा। दिन और अर्धरात्रि के तापमान में अंतर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए घटाना ही तो है, 36 में से 29 घटा दीजिए आप लोग, 36 में से 29 आप घटा दीजिए। अब ये दशमलव का घटाव दिया गया, समझिए 36.87, अब उसके बाद 29.89, पता नहीं इसमें क्या था। 18 में से 9 गए 9, यहाँ पे 6 बचा, उधार ले जाएंगे। 16 में से 8 गए कितना होगा, 8 होएगा। 5 में से 9 गए, फिर यहाँ से 12 ले, ठीक है, ऐसे ही ले जाना है, घटा घटा के आपका आ जाएगा 6.89 डिग्री सेल्सियस। ये
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक रेलगाड़ी, यहां पे देख लीजिए, एक रेलगाड़ी अपने निश्चित समय 11:30 AM पर स्टेशन से रवाना होती है और अगले स्टेशन पर 2:10 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी को अगले स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा? अब देखिए यहाँ पे घंटा और मिनट का गेम है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बताइए जल्दी से कितना होगा, कितना समय होगा? 114, इस पे 115 पे आ जाइए। 114 हो गया कंप्लीट। 100 कितना? बहुत बढ़िया, 2 घंटा 40 मिनट। एक्सीलेंट, 2 घंटा 40 मिनट। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है बी, ठीक है। 14 घंटा 10 मिनट में से 11 घंटा 30 मिनट आप घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट है 116। अभिनव ने सड़क के किनारे खड़े होकर आने जाने वाले गाड़ियों को देखा, जिसके आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। अब आंकड़े से क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पे ये 116 नंबर का क्वेश्चन है ना, ऊपर लिखा गया है ट्रक 100 और ये इतने पूरा बताया गया। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तब ट्रकों की संख्या और कारों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ट्रकों की संख्या और कारों की संख्या का अनुपात 100:70 कितना हो जाएगा? 10:7। ये देखिए विकल्प आपका सही हो गया। मैंने सोचा बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है। एक वर्गाकार खेत का परिमाप कितना है? 76 मीटर है। यदि खेत की जुताई का खर्च 15 रुपए प्रति मीटर हो तो पूरे खेत जोतने में क्या लागत आएगी? परिमाप कितना है? 76। खेत का परिमाप 76 मीटर है। एक भुजा आपको निकालनी है। एक भुजा निकालनी होगी, आप 4 का भाग दे देंगे, बटा 4 कर देंगे ना, कितना आ जाएगा? 4 4 9 36, 19 हो गया। एक भुजा 19 हो गया तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पूरे खेत का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग यानी कि 19 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? 361 वर्ग मीटर। तो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से तो 361 में कितने का गुणा करेंगे आप? 15 का, बराबर आपका आ जाएगा 5415 रुपए। क्लियर हो गया? 5415 यहाँ पे है तो 5415 रुपए। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाता है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको परिमेय संख्या में व्यक्त कीजिए। आसान सा क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से व्यक्त करिए। 2.574 तो 2574 माइनस 257 बटा 900। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है 2317 बटा 900। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। एक घनाभ की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी, घनाभ का आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो आप गुणा कर दीजिए 0.8 गुणे 0.6 गुणे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे था, ये मीटर है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो आपको यहाँ पे मीटर बदल लेना है। ठीक, सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 0.4। आप 100 का भाग कर देंगे ना, तो ये गुणा करेंगे आप 0.192 आ जाएगा घन मीटर। 0.192 यही है, घन मीटर हो गया। अगला क्वेश्चन है 120 से 400 वर्षों में कितने अधिवर्ष, लीप ईयर कितने होंगे? अधिवर्ष कितने होंगे? 24 गुणे 4 धन 1 कितना हो जाएगा? 96 धन 1। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 120। 120 जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग, बहुत बढ़िया। 120 का यहाँ पे ऑप्शन 120 पे आ जाइए। 120 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, 97 बी होगा। 120 का बी। अब यहाँ पे आप लोग बताइए मैथमेटिक्स में 30 में आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। अब यहाँ पे आ जाइए, इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश वाले तैयार हैं? हम तो थक चुके हैं आज थोड़ा सा। चलिए कितना आप लोग स्कोर कर पाए मैथमेटिक्स का? आप लोग जल्दी से बताइए।
थैंक यू प्रखर, थैंक यू। हाँ सेम सेम, बल्कि रिसेंट की है वो। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ कोई कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हिंदी की क्लासेस नेक्स्ट टाइम पे, इंग्लिश की क्लासेस नेक्स्ट टाइम पे होंगी। और चलिए मिलते हैं फिर, इसके बाद सीडीपी का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। इंग्लिश की क्लास बाद में होगी, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बता देंगे, ठीक है। चलिए ठीक। बाय बाय। 120 का गलत, गलत कौन सा गलत? 97 सही है। अरे भाई 24 धन 24 गुणे 4 धन 1, 94 धन 1 हो जाएगा, पूरा आपका 97 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इंग्लिश की क्लास कल होगी, कल कराएंगे इंग्लिश, बल्कि 2-3 क्लासेस कंटिन्यू करा देंगे। और अभी इसके बाद आपकी होगी, इसके बाद आपकी होगी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, इंग्लिश की सीडीपी की क्लास होगी, ठीक है। चलिए आप लोग जाते जाते वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, 8 बजे की क्लास होगी, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।